आगे बढ़ने से पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए कदमों के साथ पल पल का सीन आपकी रूह कपा देगी। इसीलिए आज मैं आपके लिए फैंटास्टिक फोर के 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस कहानी में 5 सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर, जो कि मेन कैरेक्टर भी माना जाता था, उसका नाम रीड है। उसकी अंदर एबिलिटी ये है कि वो अपने बॉडी को काफी ज्यादा ही बड़ा कर सकता है, यानी उसके बॉडी पूरी तरह से फ्लैक्स हो जाती है। दूसरा कैरेक्टर का नाम जॉनी था और इस वाले कैरेक्टर के अंदर की एबिलिटी यह था कि वो अपने पूरे बॉडी में आग लगा सकता था। इतना ही नहीं, वो हवा में जलते हुए उड़ भी सकता है। तीसरा कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही अजीब था। उसका नाम बेन था, जिसकी बॉडी पूरी तरह से एक ताकतवर पत्थर से बना हुआ था। उसके अंदर इतना ज्यादा ताकत मौजूद था कि वो बड़े से बड़े गाड़ियों को चुटकियों में मसल देता था। वहीं चौथा कैरेक्टर का नाम सुजैन था, जिसके अंदर की एबिलिटी यह थी कि वो अपने बॉडी को गायब भी कर सकती थी और अपने शक्तियों से किसी को भी ढेर भी कर सकती थी। इसीलिए उसे इस कहानी में इनविजिबल वुमन भी कहा जाता था। और पांचवा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसका नाम और उसकी बॉडी की एबिलिटी के बारे में बहुत ही जल्द इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। अब कहानी शुरू हुआ और हम 2 आदमी यानी रीड और बेन किसी बहुत बड़ी कंपनी वॉन डूम के सामने खड़े हुए हैं। दरअसल ये दोनों किसी बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट के लिए किसी से मिलने आए थे। रीड अपने रिसर्च के साथ इस कंपनी के मालिक के साथ, जिसका नाम विक्टर था, उसे बताने लगा कि स्पेस में उसने एक ऐसे चीज पर रिसर्च कर रखी है कि स्पेस में जाकर कुछ बादल ऐसे हैं जो बहुत ही पास से गुजरने वाले हैं, और वहां यानी स्पेस में जाकर इस बार इंसानी डीएनए पर रिसर्च किया जाए तो मानव सभ्यता के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि विक्टर काफी रिच था, इसीलिए रीड इस रिसर्च के लिए यहाँ उसके पास प्रपोजल लेकर आया था। उसी बीच रीड सुजैन को भी देख लिया। यहाँ पता चला कि रीड और सुजैन दोनों पहले रिलेशन में रह चुके थे, लेकिन अब क्योंकि विक्टर के पास काफी सारे पैसे थे, इसीलिए वो अपने इरादे बदल लिए थे। रीड विक्टर से कहने लगा कि तुम इस मिशन में पैसे लगाओ, मैं कम परसेंटेज में काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर विक्टर उस हिस्से की 75% की मांग करता है। रीड और बेन के हिसाब से यह सौदा बहुत ही कम लग रहा था, लेकिन रीड काफी ज्यादा ही मजबूर था। उसे किसी भी हालत में इस काम को करना ही होगा। इसीलिए वो पहले सुजैन की तरफ देखा और 25% के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जॉनी को अपने पैकेज के साथ दिखाया गया, जो अब चारों के साथ विक्टर को भी उसका सूट पहनाया गया और उनकी स्पेसशिप स्पेस में स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाती है। उसी के साथ दिखाया गया कि बेन को सूट पहनाकर उसे बाहर भेजा जाता है ताकि वो स्टेशन के सेंसर को चेक करके उन्हें ठीक करे। कि तभी उसी दौरान रीड अपने कंप्यूटर पर देखा कि अचानक स्पेस का हालत बिगड़ने लग गए हैं और एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक स्टॉर्म अंतरिक्ष तूफान उनके स्टेशन की तरफ आ रहा है और अगले 9 मिनट में आ जाएगा। अब क्योंकि रीड के रिसर्च के मुताबिक यह प्रक्रिया अगले 7 घंटे में होने चाहिए थे। इधर विक्टर सुजैन को स्टेशन से अर्थ को दिखाकर उसे प्रपोज करने ही वाला था कि उसी बीच रीड आकर उस कॉस्मिक स्टॉर्म के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब क्योंकि उधर बेन को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसी टाइम वो तूफान टकराने वाला है, उसे देखते हुए उसके सारे साथी स्पेस में जंप लगाकर उसे स्टेशन के अंदर आने के लिए कहते हैं। वो अभी ऐसा किया ही था कि उसी टाइम तूफान का कुछ मलबा उसके सूट में घुस जाता है और इतना ही नहीं, तूफान का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो स्टेशन को चीरते हुए रीड, जॉनी और सुजैन तीनों के बॉडी से तूफान अलग अलग तरीके से टकरा जाता है। इतना ही नहीं, स्टेशन का हुलिया कॉस्मिक स्टॉर्म से बदल गया। यहीं से सीन शिफ्ट करके नीचे अर्थ पर जॉनी और बेन दोनों को एक साथ दिखाया गया, जहां दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। इधर विक्टर का मिशन अनसक्सेस रहने की वजह से उसके शेयर्स को वापस नहीं लिया जाता और उसे इसे ठीक करने का 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इधर बेन और रीड दोनों स्पेस में हुए इंसिडेंट को सोचकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उनमें उनकी जान जाते जाते बची थी। जॉनी की गर्लफ्रेंड उसके बुखार को चेक करती है तो उसका मीटर लिमिट से ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए दोनों आइस स्केटिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के चोटी से जंप कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर ही रहे थे। उसी टाइम जॉनी की गर्लफ्रेंड देखती है पहाड़ों के ठंडी तापमान के बीच जॉनी के कपड़ों में आग लग चुकी है। अभी जॉनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका ध्यान ही भटक जाता है और वो सीधा पहाड़ों से नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। उसी बीच में कुछ पल के लिए उसकी पूरी बॉडी आग के गोले ने बदलकर उड़ने लगी थी और उसकी बॉडी की गर्मी से काफी सारे बर्फ पानी में पिघल चुका था। इधर रीड और सुजैन दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो उसी बीच सुजैन धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। यह देखकर सुजैन
बेन घबरा गई और उसके हाथ से शैंपेन टेबल से नीचे गिरने लगा, लेकिन उससे पहले ही रीड का एक हाथ काफी लंबा होकर उस शैंपेन के बोतल को पकड़ लेता है। ऐसी अद्भुत चीज को अपने ऊपर होते हुए देखकर दोनों काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। यहाँ जॉनी उन दोनों के पास आकर दिखाया कि उसकी चुटकी बजाने से उसके हाथों से आग निकलने लग गई है, और इतना ही नहीं बल्कि यह आग उसके पूरे बॉडी पर लग चुकी थी। इससे रीड को कंफर्म हो जाता है कि स्पेस में आए हुए बादल ने इनके डीएनए को बदल दिया है। इधर बेन का हालत बिगड़ता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी कठोर होता चला जा रहा था। उसके साथ लगे हुए मॉनिटर में मीटर को बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर रीड परेशान हो जाता है और अपने हाथों को बहुत ही पतला करके डोर के नीचे से अंदर की तरफ घुसाया और बहुत ही आसानी से डोर को खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि बेन पीछे की दीवार को तोड़ते हुए जंगल की तरफ भाग चुका है। दरअसल वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा था। उसी बीच बेन की शैडो को देखते हैं जो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। सबसे पहले अपने मॉन्स्टर वाले हाथों से टेलीफोन को उठाकर अपनी वाइफ के पास कॉल करता है। अपने हस्बैंड को देखने की खुशी में वो नीचे उसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही बेन अपने चेहरे को उसके सामने शो किया, उसे देखकर उसकी वाइफ का हालत ही खराब हो जाता है और वो उससे डरकर भाग जाती है। यह देखकर बेन भी घबरा गया। इससे पहले कि लोग उसे देख लेते वो वहां से भाग जाता है। इधर वॉन डूम यानी विक्टर के साथ भी कुछ कुछ होने लगा था। अब क्योंकि वो पहले से ही स्टेशन के बहुत अंदर था, इसीलिए उसके बॉडी पर कुछ खास असर भी हुआ था। इधर बेन अपने पत्थर से बना हुआ बेकार सा शरीर को लेकर काफी अपसेट था। उसी बीच एक आदमी अपनी जॉब को लेकर काफी परेशानी के हालात में उसी ब्रिज से खुदकुशी करने जा रहा होता है। उसे देखकर बेन कहता है कि मुझे देखो, मुझसे बढ़कर तुम्हारे अंदर की दुख नहीं है। लेकिन वो आदमी उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो अब मरने की बजाय ब्रिज पर ही भागने लगा। यह देखकर बेन उसे अपने पास बुलाने लगा, लेकिन वो आदमी ब्रिज से सीधा लटक गया और नीचे गिर गया। अब क्योंकि वो रोड पर गिरा था, इसीलिए उसे बचाने के लिए बेन नीचे कूद जाता है और सामने से आ रही ट्रक को अपने बॉडी से मारते हुए रोक देता है। टक्कर इतना तेज था कि उसके पीछे आ रही सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लग गईं और पूरा ब्रिज पर काफी सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उसी ट्रैफिक में रीड और सुजैन भी आए हुए थे। अब क्योंकि सुजैन के पास गायब होने की शक्ति थी, इसीलिए वो गायब होकर आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी वो ठीक से गायब नहीं हो पाती, जिससे सभी लोग यह देखकर काफी शॉक्ड में रह जाते हैं। इधर बेन ट्रक ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर ही रहा था। उसी बीच पुलिस अपना गन उस पर पॉइंट कर देते हैं। उसी बीच जॉनी देखता है कि एक लड़की उन गाड़ियों के बीच में फंसी हुई है। अभी वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही टैक्सियों में आग लगना शुरू हो गई। उसी आग के बीच में गैस टैंक भी मौजूद था, जिसके फटने से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इतना ही नहीं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी तेजी से आ रही थी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूरे ब्रिज को तोड़ते हुए नीचे खाई की तरफ जाने लगा था। इधर आग के बीच कूदकर जोनी उस फंसी हुई लड़की को तो बचा लेता है, मगर आग इतना तेज था जिससे लोग जल सकते थे। इसीलिए सुजैन अपने पावर से आग को फैलने नहीं देती। लेकिन अब ब्रिज से लटक रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी नीचे पानी में गिरने ही वाली थी। उसी बीच बेन अपने पत्थर वाली ताकतवर बॉडी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पकड़कर उसे नीचे गिरने से रोकता है, लेकिन तभी उस पर फंसा हुआ एक एम्प्लॉयर नीचे गिरने लगा और उससे उसकी खुद की हाथ छूट गई, जिसे वो पानी में गिरने लगा। लेकिन तभी रीड देख लेता है और अपने लंबे हाथों को बड़ा करते हुए उस आदमी को पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और इधर बेन अकेले ही उस बड़ी सी गाड़ी को खींचकर ब्रिज पर ला दिया। अब क्योंकि बेन अपने बॉडी के हिसाब से काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए सारे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए मीडिया के साथ पब्लिक, जिन्होंने लोगों की जान बचाते हुए देखा, उसके लिए तालियां बनाकर शाबाशी देने लग जाते हैं कि तभी बेन उसी भीड़ में अपनी वाइफ को देख लिया। मगर अब उसकी वाइफ अपने हाथ से शादी की रिंग को निकालकर चली जाती है, जिसका साफ मतलब था कि अब वो उसके साथ नहीं रहने वाली। यह देखकर यहाँ बेन काफी बुरी तरह से टूट जाता है। यही चीज रीड ने भी नोटिस कर लिया था और वो बेन से वादा करता है कि इस बीमारी का इलाज वो अपने दोस्त के लिए जरूर ढूंढ लेगा। अब इनकी छुपी हुई राज मीडिया के सामने आ चुका था, इसीलिए रीड सभी को बताता है कि हाल ही में वॉन डूम स्पेस में हुए मिशन के दौरान उनका सामना एक अजीब से बादल से हुआ था, जिससे उनकी यह हालत हो गई। अब क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यह कोई बीमारी है, मगर वहीं जॉनी को ऐसी शक्ति पाकर काफी खुशी हो रही थी।
थी। अब क्योंकि वॉन डूम यानी विक्टर ने अपने इस मिशन में पैसा लगाया, लेकिन उसका पैसा भी डूब चुका था, इसीलिए वो इन्हें देखकर काफी जेलस होने लग जाता है। अगले सीन में जब रीड विक्टर को बताता है कि यह सब तुम्हारी गलती है क्योंकि उसने उसे रोकने की बात कही थी, मगर उसकी ऐसी बात को सुनकर विक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी गुस्से के बीच लैब का लाइट फ्लैक्चुएट होना शुरू हो गया था और उसके चेहरे पर लगा हुआ घाव ठीक होने की बजाय गहरे होते जा रहे थे। विक्टर रीड को इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने को कहने लगा। इतना कहकर जैसे ही वो लिफ्ट में जाकर गुस्से से लिफ्ट वाले डोर पर मारा, लिफ्ट किसी प्लास्टिक की तरह बेंड हो जाते हैं। यहाँ उसने देखा कि उसकी बॉडी किसी स्टील में बदल रहा है। इधर रीड और सुजैन दोनों ने जब बेन की बॉडी को स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि उसकी ऊपरी बॉडी तो पत्थर का है ही, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन जैसे उसका दिल पूरा पत्थर बन गया है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह का महसूस भी नहीं हो रहा था। इधर इन्होंने जॉनी के बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अब जॉनी पूरी तरह से अपने बॉडी पर नियंत्रण पा चुका था और वो अपने पूरे बॉडी में आग लगा लेता है और वो अपने बॉडी के तापमान को बढ़ाने लग गया। वो इतना ज्यादा हिट हो जाता है जिससे उसका बॉक्स ही पिघल जाता है। यहाँ सुजैन बताती है कि हर बार बेहूदगी सही नहीं होती, तुम कभी कभी हद पार कर देते हो। अगर तुम थोड़ा और भी जोर देते तो सुपरनोवा यानी तुम सूरज के तापमान तक पहुंच जाते, जिससे धरती की सभी लोगों की जान पलक झपकते ही चली जाती। उसी एक्सपेरिमेंट्स में सुजैन ने अपने बॉडी से सिर्फ गायब होना नहीं, बल्कि उसने चीजों को उठाना, उसे जोर देते हुए उस पर हिट करना भी आ चुका था। तभी जॉनी उनके पास आता है और उन्हें दिखाया कि हर बार उसके कपड़े जल जा रहे हैं। इसीलिए जब रीड ने दिमाग लगाते हुए खुद के ऊपर शोध किया तो उसे पता चला कि उनके बॉडी के साथ भी इनके यूनिफॉर्म यानी जिस आउटफिट को इन सभी ने पहनकर मिशन पर गए हुए थे, वो भी अनजानी तूफान में आने की वजह से उसका भी बर्ताव बदल चुके थे। यानी मूल भाषा में कहे तो यह कपड़ा ना ही आग में जलेगी और ना ही कभी फटेगी। इतना ही नहीं बल्कि वो जितना चाहे उतनी लंबी होती चली जाएगी। इधर विक्टर के पास एक नया डॉक्टर उसके बॉडी को एक्सरे करते हुए देखकर उसे बताता है कि उसका टिश्यूज, उसका ऑर्गन्स, इतना ही नहीं उसके सारे बायोफिजिकल स्ट्रक्चर बदलने लगा है। पूछने पर कि मैं क्या बन रहा हूँ तो डॉक्टर बताता है कि मुझे पता नहीं, बस तुम्हारे हाथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह किसी ऑर्गेनिक मिश्र धातु हो सकता है जो टाइटैनिक या हीरे से भी सख्त हो सकता है। यह सुनकर विक्टर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से काफी खुश हो रहा हो, लेकिन जब डॉक्टर बताया कि जिस तरह से यह बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका शरीर लगभग 15 दिनों के अंदर ही अंदर पूरा बदल जाएगा। अब क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी काफी खतरनाक हो सकती थी, इसीलिए वो यह बात CDC यानी किसी ऐसे बड़े कंपनी को बताने को कहने लगा जो बिल्कुल नासा की तरह काम करती थी। यह सुनकर विक्टर अचानक डॉक्टर के गले को दबाकर उसकी जान ले लेता है। अब क्योंकि यह बीमारी विक्टर के हिसाब से उसके लिए काफी अच्छी थी, इधर रीड सभी को बताता है कि वो एक ऐसी मशीन को बनाने जा रहा है जो उनके बॉडी के अंदर की अंतरिक्ष किरणें निकलकर उस बॉक्स के अंदर चली जाएगी और वे सभी नॉर्मल हो जाएंगे। अब इधर धीरे धीरे विक्टर के शरीर में बदलाव दिखना शुरू हो चुके थे और जैसे ही उसने अपने हाथ को आगे की तरह बढ़ाया तो बिना स्विच को छुए ही उसके हाथों में बिजली के झटके लगने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अब वो बिल्डिंग की सारी बिजली को अपने बॉडी के अंदर खींच लेता है। उसी टाइम विक्टर पार्किंग एरिया में उसके साथ मिले हुए आदमी से मिलता है जिसने उसके शेयर वापस लेने से मना किया था। आगे बढ़कर बिना हिचकिचाहट के वो अपने हाथ से बिजली के झटके देकर उस आदमी का खेल ही खत्म कर देता है। यहाँ हमें यह तो पूरी तरह से पता चल गया था कि मिशन में उस तूफान का शिकार हुए सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि 5 लोग यानी विक्टर भी था। इधर जॉनी चाहता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो काफी अमीर इंसान बन जाए, इसीलिए वो रेसिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और वो अपने शक्तियों को यूज करते हुए सभी को दिखाया कि वो कितना अलग है। इतना ही नहीं, वो मीडिया में आकर बेन को उसकी पत्थर वाली बॉडी को लेकर गलत सवाल करने लगा कि बेन कोई एक चीज है और वो इस धरती पर सबसे बड़ा बोझ है। यह सुनते ही बेन के अंदर की खून खौल उठा और वो उसके महंगी कार को इस तरह से तोड़ता है कि जॉनी का कार किसी बॉल की शेप ले लेती है और आगे बढ़कर बेन जॉनी को एक पंच मारा जिससे वो काफी दूर जाकर गिरा और वहां से चला जाता है। यहाँ सुजैन बेन को समझाती है कि उसका भाई जॉनी बचपन से ही ऐसे ही है, लेकिन यहाँ बेन कहता है कि मुझे उससे
उससे और उसकी बातों से कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इस बीमारी से दूर होना चाहता है। इतना कहकर वो बार के अंदर चला गया, जहाँ पर सभी उसे देखकर उसे बुली करने लग जाते हैं। लेकिन तभी बेन की मुलाकात एक एलिसिया नाम की लड़की से हुआ, जिसने उसके शराब की पैसे देने की बात कही। यहाँ इनमें थोड़ा हमदर्दी एक दूसरे के प्रति देखने को मिलती है। इधर विक्टर अपने ही कंपनी के अंदर जाकर वहाँ के सारे वर्कर को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला देता है और वहाँ की सबसे बेशकीमती चीज यानी एक मास्क को चुरा लिया और अपने ऑफिस में आकर सबसे पहले बेन को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, क्योंकि बेन ही उन चारों में से सबसे ताकतवर सुपर हीरो था। इसीलिए सबसे पहले विक्टर बेन से मिला और उससे मीठी मीठी बातों के बीच उसे भड़का देता है, यह कहते हुए कि रीड सुजैन के साथ मजे कर रहा है और तुम तो उसके जिगरी दोस्त थे, फिर भी वो इतनी देर क्यों लगा रहा है। अब उसके अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी, इसीलिए वो रीड के पास जाकर कहने लगा कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। रीड ने बताया कि वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि इस मशीन से पता नहीं क्या होगा, इसीलिए सीधा बेन के बॉडी पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मगर बेन का बॉडी अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी, इसीलिए दोनों में फाइट हो जाती है। रीड अपने पूरे बॉडी को बड़ा करते हुए बेन को जकड़ लेता है और उसके गुस्से को शांत करने लगा। लेकिन अब बेन अपने दोस्तों से भी टूट चुका था और वो उनके टीम से अलग हो जाता है और वहां से चला गया। इसीलिए रीड अब अपने ही बॉडी पर इस्तेमाल करने की सोचा और बेझिझक मशीन चालू करके उसके अंदर घुस गया। बाहर आते ही सुजैन यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि देखते ही देखते अब रीड का बॉडी किसी लिक्विड की तरह पिघलने लगा था और यह सारा कुछ विक्टर अपने लैब में बैठा देख रहा था। यह सब देखते हुए विक्टर बेन को लैब में बुलाया और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए रीड की तरह ही मशीन बनाया है, जिससे तुम फिर से अपने नॉर्मल बॉडी में आ सकते हो। यह सुनकर बेन को काफी खुशी हुई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस मशीन के अंदर चला गया। दरअसल विक्टर पहले से प्लान बना रहा था कि वो बेन की ताकत को खत्म कर दे और उन तीनों यानी रीड, सुजैन और जॉनी को मारकर बेन को भी मार देगा, जिससे इस दुनिया पर सिर्फ उसका राज चलेगा। मशीन चालू होते ही विक्टर इंजन को खोलकर उसके अंदर हाथ डाल देता है, जिसके अंदर से काफी सारे रेडिएशन उसके बॉडी से टकराने लग जाते हैं और अंदर बेन भी तड़पने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद दिखाया गया कि मशीन के अंदर बेन बिल्कुल नॉर्मल हालत में होकर निकल रहा है। खुद को नॉर्मल हालत में देखकर बेन काफी खुश हुआ था, लेकिन बाहर आने के बाद बेन देखता है कि विक्टर अब पूरी तरह से बदल चुका था और अब बेन पूरी तरह से समझ जाता है कि यह सब कुछ यानी बेन को नॉर्मल करना उसका प्लान था। उसका अभी इतना सोचना ही था कि विक्टर एक जोर से पंच मारा, जिससे बेन काफी दूर जाकर गिर गया। उसी टाइम रीड भी आ गया। उसे देखते ही उस पर बिजलियों से अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे रीड बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब क्योंकि मशीन में जाने के बाद उसके बॉडी में बदलाव आ चुके थे, इसीलिए वो बिल्डिंग से उसका पूरा बॉडी लचीला होकर लटक जाती है और विक्टर उसे पकड़कर उसके बॉडी को बर्फ में पिघलाने लग जाता है। लैब में सुजैन और जॉनी को आते ही बेन के थ्रू पता चल जाता है कि विक्टर हमें मारना चाहता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसी टाइम विक्टर अपने कंपनी से वॉन डूम की एक मिसाइल को इन्हीं की तरफ छोड़ देता है, जिसे देखकर जॉनी सीधा बिल्डिंग से कूद गया और वो गिरते हुए जमीन से जैसे ही टकराने वाला था कि वो आग में बदलकर उड़ने भी लग जाता है और विक्टर का मिसाइल जॉनी का पीछा करने लग जाती है। पहले तो जॉनी खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एक सतह पर आग लगाकर उसे कंफ्यूज कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इधर बेन नॉर्मल होकर पछताने लग चुका था, लेकिन तभी वो इसका उल्टा कर दिया। वो उसी मशीन के अंदर दोबारा से चला गया। वो फिर से खुद को पत्थर में बदलकर वापस विक्टर के पास आ गया। वो फौरन से उसे जोर से मारा, जिससे विक्टर एक बहुत बड़े डोर से टकराकर गिर गया और वही स्टील डोर उसके ऊपर गिर गया, जिसे देखकर वो उसी के अंदर दब जाता है। बेन और सुजैन दोनों रीड को छोड़ ही रहे थे कि अचानक विक्टर आकर बेन को लेकर बिल्डिंग से कुछ गया और सीधा दोनों एक स्विमिंग पूल के अंदर गिर गए। टकराव इतना तेज था कि स्विमिंग पूल टूट जाता है और दोनों नीचे सड़क पर एक ट्रक टैंक के अंदर आकर गिर जाते हैं। विक्टर काफी जोर देते हुए टैंक से बेन को बाहर फेंक देता है। अब क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, विक्टर अपने अंदर की बिजली को निकालने लगा था, लेकिन उसी टाइम बेन एक बड़ी सी कार को उठाकर सीधा उसके ऊपर ही फेंक दिया, जिससे वो कार के साथ एक बस से टकरा गया। लेकिन फिर भी उसके बॉडी पर जरा सा भी खरोच तक नहीं आता और आगे बढ़कर बेन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा। अभी वो उसे जान से मार देता, उससे पहले सुजैन आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसी टाइम यहाँ जॉनी भी आग में जलते हुए आ जाता है। उन चारों को एक साथ देखकर विक्टर शहर के सारे लाइट्स को अपने बॉडी के अंदर खींचने लग जाता है और उन चारों पर हमला कर देता है। इसीलिए
इसीलिए रीड अपने बॉडी को फ्लैक्स करते हुए विक्टर को लपेट लेता है और जॉनी को सुपरनोवा को यूज करने को कहने लगा। इतना कहते ही जॉनी फौरन से विक्टर के चारों तरफ आग लगाने लगा और सुजैन अपने शक्तियों से आग को चारों तरफ से घेर देती है, जिससे विक्टर ना तो बाहर निकल सकता और ना ही हमला कर सकता था। जैसे ही आग खत्म हुआ तो अब विक्टर का पूरा बॉडी जो कि स्टील का था वो अब आग में उबल रहा था। इसीलिए बेन फौरन रोड पर लगा हुआ पानी की पाइप को तोड़कर पहले वो रीड की तरफ फेंका और रीड पानी को सीधा विक्टर के शरीर पर मारने लगा। अब जैसा कि सबको पता है कि कोई भी मेटल को लिमिट से ज्यादा गर्म करने के बाद उस पर ठंडी पानी डाला जाएगा तो वो पूरी तरह से फ्रिज हो जाएगा, और ठीक वही विक्टर के साथ हुआ था और वो अपने ही जगह पर स्टक हो जाता है। यह देखकर पुलिस के साथ शहर के सभी लोग चारों को उसकी बहादुरी और उनकी हिम्मत को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में रीड सुजैन को प्रपोज भी कर दिया और जॉनी अपने आग की मदद से आसमान में फॉर लिखता है। इसी के साथ इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया गया कि विक्टर को बंदी बनाकर उसे हमेशा के लिए लॉक्ड कर दिया जाता है। लेकिन उसी बीच वहां के एक आदमी के हाथ में लिए हुए टैब अजीब तरह से फ्लैक्चुएट होना शुरू हो गई, जिससे हमें यह पता चला कि विक्टर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वो बहुत ही जल्द ही उन चारों को मारने के लिए आने वाला है। और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर की पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं यहाँ से फैंटास्टिक फोर पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी के शुरू होते ही एक अनजान प्लैनेट को दिखाया गया जिसकी हालत धीरे धीरे करते हुए बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और देखते ही देखते पूरा ग्रह आग में बदलकर फूटकर बिखर गया। ठीक उसी टाइम पर एक बहुत ही अजीब सी लाइट उस ग्रह से निकलकर बाहर आ जाता है और अरबों खरबों की दूरी तय करते हुए सीधा 828 यानी धरती की तरफ बढ़ने लग गई और जापान के जैसे ही पास से गुजरा तो वहाँ का पूरा नदी ही फ्रिज हो जाता है। इतना ही नहीं, इजिप्ट के गिजा से होकर गुजरा तो वहां पर बर्फ पड़ने लग जाते हैं, जो ऐसा दृश्य इतिहास में भी देखने को नहीं मिला था। और कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से जैसे ही गुजरा तो पूरे लॉस एंजलिस की लाइट सेकंडों में गायब हो जाती हैं। अगली सुबह में वही अजीब तरह के उड़ने वाली चीज लाटवेरिया में जहां वॉन डूम यानी विक्टर को रखा हुआ था, वहां से उस अजीब से उड़न तश्तरी के गुजरने से विक्टर की आंख खुल जाती है। मतलब यहाँ साफ हो चुका था कि विक्टर का असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ रीड और सुजैन दोनों को दिखाया गया जहां दोनों शादी करने जा रहे हैं। उन्हीं दोनों के शादी में बेन और जॉनी भी काफी खुश नजर आ रहे थे। साथ में हम यह भी देख पाते हैं कि रीड एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जॉनी उसके प्रोजेक्ट को देखने की जब कोशिश की तो रीड उसे ऐसा करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इस अजूबों को छूने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी और मैं हरगिज नहीं देने वाला। वहीं अपने खुद की शादी के खुशी में जब 2 लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए नाच रहा था तो उसे ऐसा करते हुए सुजैन देख लिया, जिसकी वजह से उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसी बीच यहाँ के गवर्नमेंट का भेजा हुआ जनरल को दिखाया गया जो रीड के पास बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने आए थे। जनरल रीड को काफी सारे तस्वीरों को दिखाते हुए बताते हैं कि इस बारे में शायद तुम्हें जरूर पता होगा क्योंकि यह चीज यहाँ की नहीं लगती। साथ ही उन्होंने अपने धरती में हाल ही में हुए तकरीबन 200 मीटर लंबी खुदाई की तस्वीर को भी दिखाया, जिसे देखकर रीड कहने लगा कि सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और वो फौरन साइंस की प्रोजेक्ट को ठुकरा देता है। वजह यह था कि रीड अपने होने वाली वाइफ के साथ उसी तारीख पर शादी करना चाहता था और अब वो भी दिन आ गया जहां दोनों की शादी होने वाली थी। अब क्योंकि फैंटास्टिक फोर के चारों टीम अपने शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे, इसीलिए उनके शादी में काफी सारे भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं दूसरी तरफ विक्टर के चेहरे से एक आदमी मास्क को उतार ही रहा था। उसी टाइम उसके स्टील की बॉडी पर चोट लग जाती है, जिस गुस्से में विक्टर उसे मारकर उसकी जान ले लेता है और अपने ही जगह से उस अजीब तरह के उड़ने वाली चीज को भी देख लिया। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे थे कि विक्टर का चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। दूसरी तरफ रीड के शादी के दौरान अचानक उसके डिवाइस पर किसी अननोन सिग्नल आने लग जाता है और देखते ही देखते अचानक ऊपर निगरानी कर रहा हेलीकॉप्टर अपना आपा खो दिया और वो गिरने लग जाता है, क्योंकि अब वही उड़ने वाली चीज न्यूयॉर्क के शहर में आ चुका था, जिससे देखते ही जॉनी बिना देर किए जलते हुए उसके पीछे उड़ने लगा। वहीं हेलीकॉप्टर उनके शादी समारोह में गिरने लगा। पहले तो रीड 2 लोगों को मरते मरते बचाया और जब सुजैन अपने शक्तियों के मदद से उसे आगे आने से रोक कर रखती है, इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर का पिछला वाला ग्लाइडर उसकी गर्लफ्रेंड
ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने लगा, जिसे बचाने के लिए बेन खुद जाता है और हेलीकॉप्टर को दूर फेंक दिया। और अब इस बार भी हमेशा की तरह रीड और सुजैन की शादी टूट चुकी थी। इधर जब जॉनी उस उड़ रहे चीज को पकड़ रहा था तो उसी टाइम हमने देखा कि वो कोई चीज नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखने वाला एलियन है, जो दूसरी दुनिया से हमारे इस प्लेनेट पर घुस आया है। लेकिन जैसे ही पीछा करते हुए जॉनी उसके पास पहुंचता है तो उसी टाइम वो एलियन जॉनी को गले से दबोच लेता है और उसे उड़ाते हुए ऊपर स्पेस के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे जॉनी को सांस न मिल पाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो एलियन उसे स्पेस से इतनी जोर से फेंकता है जिससे वो नीचे धरती पर किसी रेगिस्तान में जाकर गिरा था। होश में आते ही जॉनी अपने लोगों के पास आकर बताया कि वो दिखने में तो आदमी ही जैसा था, लेकिन वो किसी स्केटबोर्ड पर उड़ रहा था। यहाँ रीड अंदाजा लगाने लगा कि वह चीज कुछ तो है, शायद उसकी ही वजह से शहर के अंदर अजीब तरह तरह के घटनाएं हुए जा रहे हैं। उसने यह भी बताया कि लगता है कि जब वो चलता है तो वो अपने अंदर से कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ता है, जिससे चीज प्रभावित होती रहती हैं। इतना ही नहीं, उसने सेंसर को भी जला दिया था क्योंकि उसे पहले से पता चल गया था कि उसे धरती के लोग खोज रहे हैं। इसीलिए अब जनरल कहता है कि इससे पहले वो कोई दूसरा हमला करे हमें मिटाना होगा। वहीं स्पेस में उस सिल्वर एलिसन को दिखाया गया जो कहता है कि जो उसे काम करने के लिए भेजा गया है उसे बहुत ही जल्द करना ही होगा। इतना कहकर धरती की तरफ दोबारा से चल पड़ा। वहीं धरती पर जॉनी का हालत काफी खराब दिखने लगा था, इसीलिए वो हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है। उसके पीछे सुजैन भी जाती है, लेकिन तभी उसने देखा कि जॉनी आधा जलते हुए छत से नीचे की तरफ गिर रहा है। उसे देखकर जैसे ही सुजैन उसके पास जाकर उसे छुआ, अचानक सुजैन उसकी आग की टेम्परेचर में आकर जलने लग जाती है। इतना ही नहीं, सुजैन जलते हुए उड़ने भी लग चुकी थी और वहीं उल्टा सुजैन की पावर जॉनी में आ चुका था, यानी उनकी शक्तियों में बदलाव हो चुके थे और दोनों की शक्ति एक दूसरों में आ चुकी थी। इसीलिए जब रीड सुजैन को जलते हुए देखा तो वो जॉनी से सुजैन को फिर से छूने के लिए कहता है। उसकी बात को ना टालते हुए जैसे ही जॉनी उसे छुआ तो दोनों की शक्तियों में बदलाव हो गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के रसैल ग्लेशियर के अंदर विक्टर अपने हेलीकॉप्टर के साथ दिखाया गया, जहां पर दुनिया के दूसरी छोर पर यानी ग्रीनलैंड के अंदर ठीक उसी तरह के होल बने हुए हैं जिस तरह के होल जनरल रीड को दिखा रहा था। अब क्योंकि विक्टर ने उस सिल्वर एलियन को ट्रेस कर लिया था, इसीलिए वो उसके पास आकर कहने लगा कि तुम कहां से आए हो और तुम आखिर करना क्या चाहते हो। सिल्वर एलियन कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब मिटने वाला है। उसकी बातों को ना समझ पाने की वजह से उसे अपने साथ मिलने को कहने लगा, लेकिन उसकी बातों को इनकार करते हुए सिल्वर एलियन वहां से जाने लगा। यही चीज विक्टर को काफी बुरा लग जाती है और वो उस पर हमला कर देता है। इतना ही नहीं, यह देखकर सिल्वर एलियन काफी जोर लगाते हुए विक्टर को पलटवार किया, जिससे विक्टर सीधा ग्लेशियर के अंदर जा घुसा। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे थे कि विक्टर की बॉडी जो उस पिछले पार्ट में जल चुकी थी वो सिल्वर एलियन की शक्तियों के अटैक की वजह से हिल होने लग चुके थे और यह सिल्वर एलियन की वजह से हुआ था। वहीं जब बेन को पता चला कि जॉनी के डीएनए में बदलाव सिल्वर एलियन की वजह से हुआ है तो उसे छूकर नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर बेन काफी खुश हो गया था। लेकिन वहीं से जॉनी का हुलिया बेन की तरह पत्थरों में तब्दील हो चुका था और यह चीज बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आती है। और यह देखते हुए दोबारा से बेन को जैसे ही छुआ तो वो दोनों वापस अपने नॉर्मल शक्तियों में आ जाता है और बेन जॉनी से कहने लगा कि आज के बाद हम जहां पर भी रहेंगे साथ रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। उसी टाइम रीड अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगा। रीड अपने लैब से वो स्पेस के सारे डेटा सर्फर के रेंज में छानबीन कर रहा था, यानी इस टाइम उसका टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुका था कि वो सारे प्लैनेट यानी काफी दूर दूर तक जितने भी इंपॉर्टेंट वाली ग्रह थे उन सारे प्लैनेट पर सिल्वर एलियन गया हुआ था और उसके जाने से ही लगभग पूरा ग्रह बंजर बनता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, रोड ने बताया कि सिल्वर एलिसन जिस ग्रह पर जाता है वो प्लैनेट टोटल 8 दिनों में के अंदर ही अंदर तबाह हो जाता है। और यहाँ इन्हें पता चल जाता ही कि जो पहला गड्ढा बना था तो अब अगला गड्ढा कहाँ बनने वाला है। इसीलिए चारों फैंटास्टिक फोर हेलीकॉप्टर से सिल्वर एलियन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी टाइम अचानक लोगों ने देखा कि नदी के अंदर के बहुत ही बड़ा बवंडर बनने लग चुका था कि तभी अचानक उसी बवंडर से निकलकर एक झटका महसूस करने को मिलता है।
जिससे नदी के किनारे ही लगा हुआ बड़ा सा झूला टूटकर पानी की तरफ ही गिरने लगा। उसी टाइम मौके पर सुजैन आकर पावर को यूज करते हुए उस झूले को रोकने की कोशिश करती है और रीड इतना फ्लैक्स हो गया कि वो पूरे झूले को लपेटते हुए उसे गिरने से बचाने लगा। नीचे से बेन भी सपोर्ट बनाए हुए था ताकि सारे आम जनता उसके झूले के अंदर से भाग निकले। जैसे ही सारे लोग निकल गए, तीनों मिलकर उस बड़े से झूले को स्टेबल करने की सोचते ही हैं कि उसी टाइम उस बड़े गड्ढे से सिल्वर एलियन निकलकर वहां से जाने लगा। उसे देखकर जॉनी उसी के पीछे भागता है, लेकिन उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो रीड के बॉडी से टकरा जाता है, जिससे उसकी पावर अब रीड के बॉडी में आ गई और वो आग से जलते हुए झूले से उसका सपोर्ट हट जाता है। अब झूला पूरी तरह से गिरने वाला था, लेकिन सुजैन भी कहां हार मानने में से थी। वो अपने पावर को यूज करते हुए जोर देती है और बेन झूले को और भी ऊपर जैसे ही की तो रीड फौरन से आग वाले पावर को यूज करते हुए वो उस झूले को मेल्ट करते हुए उसे वहां पर स्टक कर दिया, जिससे सभी की जान तो बच गई। लेकिन अब दिक्कत वाली बात तो ये हो गया था कि नदी का सारा पानी इसी होल से धरती के अंदर चला गया था। यहाँ जनरल फैंटास्टिक फोर को बताता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। उसी टाइम अचानक उस लैब के अंदर विक्टर को अपने आंखों के सामने देखकर बेन का माथा ही खिसक गया और वो उसे फौरन से मारने की कोशिश की, लेकिन जनरल बताया कि उसके पास सिल्वर एलियन को मारने की तकनीक को जानता है, क्योंकि उसने बताया कि वो उस सिल्वर एलियन से मिल चुका है। यहाँ अपने हिसाब से, यानी जिस तरह से वो खुद पर विक्टर अपने बॉडी पर चोट खाई थी, उसके हिसाब से वो बताता है कि वो एनर्जी उसके बॉडी से नहीं बल्कि उसके बोट से निकल रही है। यानी जिस बोट पर खड़े होकर वो फ्लाइंग कर रहा है, अगर उसे ही उसके बॉडी से अलग कर दें तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। अब यही प्लान जनरल को भी काफी अच्छा लगा था, इसीलिए अगले दिन सभी काफी तैयारियां करते हुए उसी जंगल में बना हुआ पहली होल की तरफ निकल जाते हैं। उस होल के चारों तरफ अपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसे पकड़ने का ट्रैप लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जब सुजैन अपने ट्रैप को लगाया, उसी टाइम बड़े बड़े पेड़ों को हटाते हुए सिल्वर एलियन उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही सुजैन को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसी टाइम उसने अपने टीम को इसकी खबर भी दे दिया और जैसे ही ट्रैप को एक्टिव करने की कोशिश की, अचानक सिल्वर एलियन उसके सामने आ जाता है। यहाँ इस टाइम उस सिल्वर एलियन के सामने सुजैन का शक्ति उस पर काम भी नहीं करता। यह देखकर सुजैन कहने लगी, हमारी दुनिया क्यों मिटाना चाहते हो? तो उसने कहा कि दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन सुजैन का कहना था कि हमारे विनाश करने से तुम्हें क्या मिलेगा। इतना सुनते ही सिल्वर एलियन की आंखों में इंसानों जैसा बर्ताव झलकते हुए दिखाई देने लग गई। इधर विक्टर और आर्मी उस पर नजर रखी हुई थी और उसी बीच हम देख पाते हैं कि अचानक आर्मी वालों ने फौरन से फायरिंग शुरू कर दी है। एक मिसाइल सिल्वर एलियन और सुजैन की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर इस बार सिल्वर एलियन सुजैन को बचाने को सोचता है और वो पलक झपकते ही उस मिसाइल को अपने बोट के नीचे से मिसाइल को ऐसे गायब कर दिया जैसे कोई पतली सी पानी हो। इस चीज से सिल्वर एलियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आर्मी वालों को तबाह करने लगा। अब यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा था, इसीलिए सुजैन और रीड दोनों मिलकर ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सिल्वर एलियन के बॉडी पर असर पड़ने लगा और वो तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसे बंदी बनाकर साइबेरिया के खुफिया इलाके में उसे लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वे जानना चाहते थे कि आखिर यह चीज है क्या। सभी के जाने के बाद सुजैन उसके पास आ जाती है। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाने की सोची थी। पूछने पर उसने बताया कि मैं किसी का गुलाम हूँ, और वो अपने पेट में दिखाने लगा कि कोई किसी ऐसी ग्रह को बहुत ही बुरी तरह से खा रहा था। दरअसल सिल्वर एलियन के हिसाब से उस ग्रह को खाने वाले का नाम ग्लैक्टस नाम था। वो करोड़ों साल से भूखा है और वो लाखों प्लैनेट को खाने के बाद भी उसका भूख नहीं मिट रहा है और इस बार अर्थ की बारी है। यहाँ सिल्वर एलियन बताता है कि उसका गुलामी ही उसे और उसके अपने लोगों यानी दुनिया को ग्लैक्टस से बचने से बचाता है। यहाँ पता चला कि सिल्वर एलियन सुजैन को इसीलिए बचाया था क्योंकि सिल्वर एलियन की वाइफ बिल्कुल सुजैन की तरह ही दिखती थी। इतना ही नहीं, ऊपर स्पेस में दिखाया गया कि ग्लैक्टस भी अर्थ की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है। इधर उस जगह को दिखाया गया जहां पर सिल्वर एलियन के बोट को रखा गया था। यह देखकर विक्टर फौरन से जनरल के साथ साथ सभी पर हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला देता है और वापस अपने मास्क को पहनकर उस बोट को अपने डिवाइस से कनेक्ट करके अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां से जैसे ही निकला
अचानक उसकी टकराव से एक बड़ा सा पत्थर निकलकर बेन की तरफ बढ़ा और एक दीवार में जाकर टकरा गया, जिसके बेन के साथ रीड भी शामिल था। इसमें दोनों को चोट तो नहीं आए थे, मगर अब उन्हें पता चल गया था कि विक्टर आर्मी और जनरल दोनों को मारकर सिल्वर एलियन के बोट को लेकर भाग चुका है। अब यहाँ हमें पता चला कि इतने दिनों से रीड अपने प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत से काम क्यों कर रहा था। दरअसल उसने एक बहुत ही एडवांस जहाज बना रहा था। फैंटास्टिक फोर टीम सिल्वर एलियन को छुड़ाकर उसे अपने शिप पर बैठा लेते हैं। सभी विक्टर को तरफ बढ़ गए। उसे टाइम अचानक विक्टर रीड के जहाज पर अटैक कर देता है। यह देखकर जॉनी जैसे ही पलटकर विक्टर पर हमला करने की कोशिश की, विक्टर नीचे से पानी उठाकर उसके आग को बुझा देता है, जिससे उसकी शक्ति काम करना बंद हो गई। यहाँ जब विक्टर रीड के जहाज पर अटैक करना शुरू कर दिया और आगे की पहाड़ों को तोड़ने लगा, और जैसे ही पहाड़ों की चट्टान उनके तरफ बढ़ा, रीड अपने जहाज को 3 भागों में विभाजित करके उड़ा देता है और सभी इस चट्टानों को पार करते हुए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ जब विक्टर को लगा कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो अपना चक्रव्यूह को स्टार्ट कर दिया, जिससे सभी का शिप कंट्रोल से बाहर हो गया। तीनों जहाज न्यूयॉर्क की सिटी में क्रैश लैंडिंग हो जाती हैं। उसे टाइम विक्टर एक नुकीली रॉड से जैसे ही सिल्वर एलियन को मारने के लिए उसकी तरफ फेंका, तो यह देखकर सुजैन उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी रॉड अब सीधा सुजैन के पेट के अंदर घुस गया। उसी बीच ग्लैक्टस भी अर्थ के बहुत ही करीब आ चुका था, और वो जब तक सिल्वर एलियन को विक्टर के हाथों से उसका बोट नहीं मिल पाता, सिल्वर एलियन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जॉनी अपना असली रंग दिखाने का सोचता है। दरअसल उसके पास सिल्वर एलियन से एक ऐसी शक्ति मिली हुई थी जो किसी का भी शक्ति अपने अंदर ले लेता था। इसीलिए वो अब अपनी टीम यानी फैंटास्टिक फोर के सभी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है और विक्टर के पास जाकर फौरन से विक्टर को मारने लगा। लेकिन विक्टर इतना भी कमजोर नहीं लग रहा था कि उसे हराया जा सके। अब जॉनी विक्टर को पकड़कर उसे मारने लगा था। जॉनी जब विक्टर को जैसे ही जोर लगाकर उसे पकड़कर कसने की कोशिश की, तो उसका डिवाइस खराब हो गया और बोट उससे अलग हो गया। इधर उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बैन नॉर्मल हालत में एक क्रेन पर चढ़ गया और विक्टर को इतनी जोर से मारा कि वो पानी में जाकर गिर जाता है। इधर ग्लैक्टस पूरी धरती को अपने अंदर खींचने ही वाला था। इसीलिए अब सिल्वर एलियन अपने बोट पर बैठ जाता है और सुजैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके साथ कुछ करने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इतना करके वो रीड से कहने लगा, जिंदगी का हर लम्हा इसी के साथ गुजारना। और इतना कहकर वो ग्लैक्टस की तरफ बढ़ गया। जॉनी भी कहाँ कुछ कम था। वो कहने लगा कि सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी साथ एलियन से छूट जाती है। अब सिल्वर एलियन आगे बढ़ते हुए खुद को ग्लैक्टस के सामने कर लेता है। इतना ही नहीं, अब ग्लैक्टस भी सिल्वर एलियन के बनाए हुए धरती के होल के अंदर जाने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम सिल्वर एलियन अपने पूरे बॉडी की शक्तियों को यूज करते हुए उसे बहुत ही जोर से ब्लास्ट कर लिया, जिससे पलक झपकते ही पूरा का पूरा ग्लैक्टस और सिल्वर एलियन दोनों एक वॉर्म होल की तरह गायब हो जाते हैं, जिससे धरती पूरी तरह से सेफ हो चुकी थी। इधर दिखाया गया कि सुजैन की आंख खुलती है, यानी सिल्वर एलियन उसे अपनी शक्ति देकर उसे बचा लिया था। उसने इसीलिए किया क्योंकि सुजैन की तरह ही उसकी वाइफ दिखती थी। यहाँ पता चला कि जॉनी जैसे ही बेन को छुआ तो उनके शक्तियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जॉनी सिल्वर एलियन को जब सपोर्ट देते वक्त छुआ था तो उसकी सारी शक्ति यानी अपनी दी हुई शक्ति को वापस ले लिया था, जिससे जॉनी काफी खुश हुआ। अगले दिन दोनों पिछली बार की तरह इस बार भी रीड और सुजैन शादी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब यह मुसीबत तो नहीं बताई जाती और दोनों शॉर्टकट शादी करके निकल लिए। और इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें यह दिखाया गया कि सिल्वर एलियन मरा नहीं बल्कि अभी भी जीवित है। और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर के दूसरा पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब मैं फैंटास्टिक फोर के तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया गया कि 4 लोग अपने स्पेस सूट पहनकर किसी ऐसी मशीन के अंदर बैठते हैं जो दिखने में यह शिप बाकी शिप से बिल्कुल अलग दिख रहा था। एक लड़की जैसे ही इस मशीन को एक्टिव किया, अचानक शिप के आसपास से ब्लू कलर के कुछ रेडिएशन जैसा निकलने लगा और देखते ही देखते अचानक अपनी जगह से गायब हो जाती है और सभी एक ऐसी ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां का सरफेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यानी यही चीज हम इस कहानी के अंदर देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों और किसकी वजह से हुआ। यह कहानी फैंटास्टिक फोर के तीसरा ही पार्ट है, लेकिन इस
कहानी में कैरेक्टर के साथ पूरी कॉन्सेप्ट को ही अलग तरह से बनाया जाएगा, इसीलिए कहानी में काफी मजा आने वाला है। यहाँ रीड नाम का लड़का अपने दोस्त बेन के साथ बचपन में एक ऐसी मशीन बना लिया था जिसके जरिए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता था, लेकिन उसे वापस नहीं ला पा रहा था। उसके स्कूल में बच्चों के साथ उसके टीचर भी उसकी बातों को सुनकर उसकी मजाक उड़ाते थे। उन्हें लग रहा था कि लड़का पागल हो रहा है, लेकिन बेन को काफी अच्छे से अपने दोस्त पर भरोसा था। यहीं से यह कहानी शिफ्ट करके 7 साल आगे की तरफ चली जाती है, जहां रीड काफी बड़ा हो चुका था। उसके साथ उसका दोस्त बेन भी मौजूद है। यहाँ दरअसल आज के दिन रीड अपने प्रोजेक्ट को किसी बड़े कंपनी को दिखाने आया था। रीड बताता है कि उसके पास एक साइमेटिक मैटर शटल है। यहाँ के लोगों को पूछने पर यह करता क्या है, तो रीड बताता है कि यह चीजों की फ्रिक्वेंसी को बदलकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, यानी एक टेलीपोर्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर जब वो एक जहाज को उसके अंदर रखकर उसे स्टार्ट किया तो छोटा सा खिलौना वाला जहाज वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखने के बाद थोड़ा उनमें घबराहट हुआ। यह देखते हुए उसे वापस भी लाया गया, लेकिन इस बार शिप की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था और उसके ऊपर किसी जगह की मिट्टी लगा हुआ था। यह देखकर कंपनी वालों को लगा कि यह एक जादूगर वाला खेल है, इसमें कोई भी साइंस नहीं दिख रहा, इसीलिए उसके प्रोजेक्ट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक डॉक्टर जिसका नाम फ्रैंकलिन था, वो उसकी मशीन को देखकर काफी खुश हो रहा था। यहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन भी अपना एक मशीन बनाया था। वो भी इसी तरह रीड की तरह चीजों को दूसरी दुनिया में अपने मशीन के जरिए भेजा, लेकिन उन्होंने चीजों को वापस नहीं ला पाए थे। लेकिन वहीं रीड ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इस समस्या का हल निकाल चुका था। डॉक्टर फ्रैंकलिन को भी बिल्कुल वैसे ही मिट्टी मिली हुई थी जैसा जब रीड के पास आते थे, यानी दूसरी दुनिया की मिट्टी। इसी के साथ डॉक्टर फ्रैंकलिन रीड को उसके साथ काम करने को कहा और वो उसकी बात को एक्सेप्ट करके उस कंपनी में चला जाता है जहां पर उसके प्रोजेक्ट को पूरा किया जाने वाला था। बेन रीड का सबसे करीबी दोस्त था, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़की से हुआ जो डॉक्टर फ्रैंकलिन की गोद ली हुई बेटी थी। फ्रैंकलिन अपने कंपनी वालों और गवर्नमेंट के बैठक में बताता है कि मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह हमारे और हमारे देश के युद्ध के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक आदमी देखता है कि डॉक्टर फ्रैंकलिन ने विक्टर वॉन डूम, यानी वही विक्टर जिसे हमने फैंटास्टिक के दूसरे पार्ट में देखा, उसे भी शामिल किया गया है। दरअसल फ्रैंकलिन के हिसाब से विक्टर ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे, जबकि उसे इस वक्त उसे जेल में भी होना चाहिए था। वहीं विक्टर को दिखाया गया जो जिससे मिलने के लिए फ्रैंकलिन उसके पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताने के बाद सभी को लैब में लाया गया। विक्टर यहाँ रीड के काम को देखकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि विक्टर अपने आप में काफी स्मार्ट खुद को समझता था और रीड से हाथ भी नहीं मिलाता। यहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन उन्हें बताता है कि सबसे पहले इस मशीन को ठीक करके जिंदा जीवों को भेजा जाएगा और भेजने से ज्यादा उन्हें वापस लाने पर उनका फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ विक्टर यानी डॉक्टर डूम ने यह कहा कि उसके बाद हमें भेजा जाएगा। वहीं फ्रैंकलिन के बेटे को दिखाया गया जो अपने पसंदीदा गाड़ी के साथ रेस करता हुआ दिखाया गया, लेकिन उसी बीच उसका गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया और वो क्रैश हो गई। यह देखते हुए जॉनी के डैड फ्रैंकलिन की गाड़ी को जब्त कर लेता है और उसे भी सुजैन यानी अपनी गोद ली हुई बेटी के कामों में हाथ बटाने को कहते हैं। कड़ी मेहनत के साथ इनकी प्रोजेक्ट आगे की तरफ बढ़ती है और कई दिनों के बाद इनका पूरा मशीन तैयार हो चुकी थी। अगले दिन इस लैब में गवर्नमेंट को बुलाया गया, क्योंकि आज ही के दिन ये लोग एक जानवर यानी एक चिंपांजी को भेज रहे थे। उस चिंपांजी को उस मशीन के अंदर रखकर सभी लोगों ने चश्मे लगाया और मशीन को एक्टिवेट करके उसे गायब कर दिया और वो पूरा मशीन किसी दूसरे ऐसे ग्रह पर मौजूद था जिस मशीन में लगाए हुए कैमरे के मदद से उस प्लेनेट के सरफेस को देखा जा सकता था। गवर्नमेंट और कंपनी के लोग, यहाँ तक कि लैब के सभी लोग उस ग्रह को देखकर हैरान थे। मशीन के अंदर चिंपांजी भी बिल्कुल सुरक्षित था और अब उसे वापस लाने का समय था, इसीलिए सभी अपने अपने चश्मे को पहना और उसे वापस लाया गया। जिसके बाद दिखाया गया कि कंपनी वाले लोग इंसानों को भेजने के लिए नासा से बात करने को कहते हैं, लेकिन विक्टर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए सभी प्लान बनाते हैं। नासा से मिलने से पहले वे एक साथ उसी रात जाने का सोचते हैं। रीड जॉनी को कहता है कि तुम्हारे डैड के पता चलने से पहले ही हम वापस आ जाएंगे। विक्टर भी यही चाहता था। अब क्योंकि 3 लोग हो रहे थे और मशीन में
सीट्स 4 थे। इसीलिए उसी रात रीड अपने प्यारे दोस्त बेन को कॉल करके अपने पास बुलाता है, जिसके बाद सूट तैयार होने के बाद सभी मशीन के अंदर बैठना शुरू कर दिए। सब कुछ तैयार होने के बाद सुजैन ही को मशीन को लॉन्च करना था। जैसे ही मशीन को स्टार्ट करने गई, उसी टाइम क्वांटम गेट एक्टिव का ऑप्शन आ गया, जिसे देखकर सुजैन अपने डैड फ्रैंकलिन पर कॉल करके उन्हें बुलाने लग गई। लेकिन उसी बीच मशीन एक्टिव होकर लैब से बाहर जा चुका था, यानी वो सभी किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके थे। बाहर निकलकर देखते हैं कि उस ग्रह पर सब कुछ पहले वाले ग्रह से अलग दिख रहा है। यहाँ का मिट्टी भी बिल्कुल अलग था। इस प्लेनेट के अंदर से कुछ ग्रीन कलर का अलग तरह का रेडिएशन जैसा कुछ निकल रहा था। इसीलिए 3 लोग नीचे उतरकर उसे देखने की सोचते हैं। विक्टर आगे बढ़कर उसे ग्रीन कलर की लिक्विड को जैसे ही छूने की कोशिश की तो उसके अंदर से कुछ बिजली जैसा ऊर्जा निकलने लग जाता है। विक्टर बताता है कि मैं इस ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि यह पूरी तरह से जीवित लग रही थी। यह सारा कुछ देखकर बेन कहने लगा, रीड, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसी बीच विक्टर उस ऊर्जा के अंदर अपने हाथ को डाल दिया, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरा जगह बर्बाद होने लगा। तीनों यह देखते हुए वहाँ से निकलने लग गए, लेकिन टूटने का रफ्तार काफी तेज था। इसीलिए विक्टर सबसे पीछे होने के कारण वो नीचे लटक गया। रीड जैसे ही उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, अचानक नीचे का सारा ग्रीन कलर का रेडिएशन निकलकर विक्टर के पूरे सूट पर गिर जाता है। वह ऊर्जा इतना जहरीला था कि वो उसकी रस्सी को काट दिया और विक्टर उसी के अंदर गिर गया। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ था। तीनों वापस अपने मशीन के अंदर बैठने लग गए। इधर धरती से सुजैन को पता चल चुका था कि वे सभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसीलिए काफी तेजी के साथ प्रोग्राम को लॉन्च करने लग गई। वहीं बेन का दरवाजा अचानक इस ग्रह के तूफान के कारण खुल जाता है और काफी सारे पत्थर उसके पोर्ट में घुसने लग गए और रेडिएशन की आग जॉनी के पोर्ट में घुस गई। और जैसे ही सुजैन मशीन को एक्टिव किया तो लैब पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सुजैन घायल हो जाती है। दिखाया गया कि यहाँ सुजैन के बॉडी पर उस ग्रह के रेडिएशन का असर हुआ था और इस टाइम वो गायब भी हो रही है। काफी टाइम के बाद जब रीड का आंख खुला तो वो बेन की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। बेन की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, जब रीड ने अपने पैर को देखा तो उसकी पैर घसीटते हुए काफी लंबी हो चुकी थी। यह देखकर उसका होश ही उड़ जाता है। इतना ही नहीं, उसने देखा कि जॉनी आग में बहुत ही बुरी तरह से जल रहा है, जो कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल अजीब था। कुछ टाइम के बाद एरिया 57 की गुप्त स्थान को दिखाया गया, जहाँ पर साइंटिस्ट रीड के लंबे हुए बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रीड के दोनों हाथ पैर, इवन उसके शरीर के सभी अंग लंबे हो चुके थे। वहीं डॉक्टर फ्रैंकलिन देखते हैं कि उनकी बेटी बेहोशी के हालत में अपने आप कभी दिखती है तो कभी गायब हो जा रही थी। वहीं जॉनी को दिखाया गया, जो पूरे तरह से आग में जल रहा था। यह देखकर जॉनी जैसे ही होश में आया तो वो घबराने लगा, मगर कुछ देर के बाद खुद पर वो कंट्रोल कर लिया था। इधर बेन की आवाजों को सुनकर रीड को होश आया तो वो अपने दोनों हाथों पैरों को खींचकर उसे छोटा करने लगा और खुद को आजाद करते हुए उसी वेंट के रास्ते जहाँ से बेन की आवाज आ रहे थे उसके पास जाने लगा। यहाँ रीड ऊपर से देखता है कि बेन पत्थरों में बदलकर जकड़ा हुआ है। उसी टाइम एरिया 57 की अलार्म एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि रीड अपनी जगह से गायब हो गया है। यहाँ रीड बेन से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा और वहाँ से फौरन वेंट की रास्ते बाहर निकलकर भाग जाता है। यहीं से रीड को यहाँ से भागे हुए 1 साल बीत चुके थे। यहाँ अमेरिका के गवर्नमेंट की बैठक में डॉक्टर एलेन, यानी वही आदमी जो डॉक्टर फ्रैंकलिन की प्रोजेक्ट को देख रहा था, वो बताता है कि हमारे पास अभी तक जो जो शक्तियां मिली हैं, यानी वही तीनों फैंटास्टिक लोग जो अभी तक गवर्नमेंट के हाथ लगे थे, जिसमें बेन जो पत्थर का बन गया था, वो अब आर्मी के साथ मिलकर दुश्मनों को मारता रहता है। और एलेन ने यह भी बताया और दिखाते हुए उन्हें सबूत बताने लगा कि उनके पास ऐसी 2 और भी लोग हैं जिनके पास अद्भुत शक्ति मौजूद है। एक आग निकाल लेता है तो एक अपने आप के साथ चीजों को गायब और उन्हें फोर्स करते हुए मार भी सकता है। एलेन कहने लगा कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने अपने अर्थ ही जैसी एक नई दुनिया पर गए हुए थे, जहां से इन्हें सारी शक्तियां मिली और इन लोगों ने उस प्लेनेट का नाम जीरो दिया था। एलेन के मुताबिक वे अमेरिका की गवर्नमेंट अब उसी ग्रह पर जाना चाहती है और अब उन्हें दूसरा से क्वांटम गेट 2 की प्रोजेक्ट को भी शुरू करने का ऑर्डर्स मिल चुके हैं। लेकिन सबसे दुख
दुख वाली बात यह था कि वे लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सुजैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और बेन पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि रीड का सब्र टूटता चला जा रहा था। इधर रीड को दिखाया गया जो लोगों से छुप कर रह रहा था। जब भी कोई उसके सामने आता तो वो अपने चेहरे को इस कदर चेंज कर लेता जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार उसकी खबर गवर्नमेंट को लग चुकी थी और उसे पकड़ने की बारी आज ही की दिन थी। जैसे ही इस बारे में रीड को पता चला कि उस पर नजर रखा जा रहा है तो वो फौरन से भागना शुरू कर दिया। उसके इलाके के घने जंगल के बीचों बीच सारे आर्मी वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन रीड अपने लचीले वाली बॉडी को यूज करते हुए कुछ आर्मी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। मगर तभी ठीक उसी के सामने बेन अपने पत्थर वाली बॉडी के साथ आ गया और फौरन से उसे मारकर बेहोश कर दिया। यहाँ बेन बताता है कि तुमने वादा किया कि तुम मुझे सही कर दोगे, लेकिन 1 साल बीत चुके हैं और अब देखो तुम भागते फिर रहे हो। यहाँ रीड को 1 साल बाद देखकर सुजैन काफी खुश नजर आ रही थी। उसे सुजैन बताती है कि प्रोजेक्ट गेट 2 को पूरा करने में उसकी मदद लगने वाली है। अब यह सब उसके हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिका के हाथों में था, क्योंकि अब वे इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो अब रीड को लैब के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके बिना यह सब कर पाना नामुमकिन है। यहाँ फ्रैंकलिन अपने बेटे जॉनी को समझाता है कि ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अब जॉनी रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि एक वही था जो इस बीमारी से जूझ रहे लोगों से खुश था, क्योंकि उसे आग वाली जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद सारे प्रोसीजर के बाद उन चारों के अलावा कुछ अलग लोगों को भेजा जा रहा है। सारे प्रोजेक्टर को शुरू करने के बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया गया। मशीन जैसे ही उस ग्रह पर पहुंचा तो रीड बताता है कि यहाँ का जगह पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि उस टाइम सब कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा था, लेकिन अब येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। उसी टाइम एक को अपने जगह से लगभग 100 कदम की दूरी पर किसी के हिट सिग्नल्स आने लग गए कि तभी उन्हें इंसानों जैसा कुछ चलने जैसा दिखने लगा। सभी उसी तरफ सावधानी से बढ़ने लग जाते हैं। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि इतने दिनों से विक्टर जिंदा कैसे है। सभी मिलकर उसे अपने साथ शटल में लेकर चले जाते हैं और फौरन से एलन के ऑर्डर से उसे वापस लाया गया। उसका सूट उसके बॉडी से इस तरह चिपक गया था जिसे निकालने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। एलन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, पूछने लगा कि तुम वहाँ पर इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे। विक्टर बताता है कि उस जगह ने मुझे जिंदा रखा, उसे जरूरत से ज्यादा ताकत दी, शक्तियाँ दी। एलन कहता है कि कैसी शक्तियाँ। इतना सुनते ही विक्टर अपने आंखों को ग्रीन किया और वो पलक झपकते ही बाहर से उसे देख रहे सारे लोगों को मार दिया। यानी विक्टर के पास ऐसी शक्तियाँ मिल चुकी थीं जिसका सामना कर पाना ना के बराबर हो चुका था। वो बिना छुए एलन की बॉडी को हिट करते हुए उसे जलाकर फोड़कर उसकी जान ही ले लेता है। आगे बढ़ते हुए लैब के लोगों को इस तरह मार रहा था जैसे उन्हें दर्द ही ना हो रहा हो। आर्मी वालों को तो चुटकियों में मसल देता है, उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ बेन को लगा कि रीड फिर से भाग रहा है। विक्टर को आगे बढ़ते हुए देखकर फ्रैंकलिन उसे यहाँ से जाने से रोकने लगा। यही देखकर विक्टर फ्रैंकलिन को मार दिया। रीड उसे ऐसा करने से मना करता तो है, लेकिन विक्टर उसे जोर से मारा। उसी मशीन के अंदर बैठकर उसी ग्रह पर यानी उसके हिसाब से विक्टर के घर आ गया और अपनी शक्तियों को यूज करते हुए एक ऐसा पोर्टल बनाता है जो उस प्लेनेट से अर्थ को कनेक्ट कर लिया और वो धरती के हर चीज को दूसरी दुनिया में खींचने लगा, जिसमें चारों यानी फैंटास्टिक फोर भी उसी में खींचे चले जाते हैं। सुजैन अपने पावर से उन्हें अपने साथ शील्ड बनाकर उन्हें बचाए रखती है और वार्म होल के जरिए बहुत ही तेजी के साथ उस प्लेनेट यानी विक्टर के प्लेनेट पर आकर गिरते हैं। यहाँ जॉनी विक्टर से अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, विक्टर अपने पावर को यूज करते हुए उसके बॉडी पर ढेर सारी पत्थर चिपकाकर उसके शक्तियों को रोक देता है और बेन के बॉडी पर इतना ज्यादा बड़े बड़े पत्थर डालता है जिससे बेन कुछ कर नहीं पाता और सुजैन को भी ढूंढ लिया जो छुप कर बैठी हुई थी। इतना ही नहीं, विक्टर अपने पावर की मदद से रीड की बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाकर उसे काफी ज्यादा ही फ्लैक्स कर दिए, जिससे रीड का बॉडी काम करना बंद हो जाती है। विक्टर सुजैन को उसी के शक्तियों के अंदर उसे दबाने लगा। यह देखकर रीड अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में लेते हुए विक्टर पर हमला कर देता है और जॉनी भी अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था। जैसे ही बेन एक बड़े से पत्थर को उठाकर विक्टर की तरफ फेंका, विक्टर उसे बिना छुए टुकड़ों में तब्दील कर दिया और रीड पर हमला कर दिया। पहले तो
वो रीड को गले से पकड़ लेता है और सुजैन बेन को गायब करते हुए विक्टर की तरफ भेजती है और बैन एक ही मुक्के में विक्टर को उसी वॉर्म होल में डाल दिया। जॉनी उसके सारे खंभे को तोड़ देता है जिससे विक्टर का बनाया हुआ वॉर्म होल बर्बाद हो गया और विक्टर उसी लाइट में मारा जाता है। अभी पोर्टल बंद हो जाता उससे पहले ही फैंटास्टिक फोर यहाँ से निकलकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और अपनी दुनिया को तबाह होते होते बचा लिए थे। यहाँ अमेरिका की गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करने को कहा, लेकिन रीड के साथ सभी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। दरअसल वे चारों किसी के ऑर्डर्स पर काम करना नहीं चाहते थे, इसीलिए गवर्नमेंट अब इन्हें ढेर सारी जगह भी देती है ताकि वे आजाद होकर दुनिया पर नजर रखें और गलत लोगों से बचाते रहे। इस जगह को देखते हुए जॉनी अपने डैड के नाम पर उस जगह का नाम रखता है, लेकिन यह कुछ जम नहीं रहा था। उनकी बातों के बीच रीड का दोस्त बेन ने कहा, यह फैंटास्टिक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रीड अपने दोस्त की मान रखा और चारों को मिलाकर फैंटास्टिक फोर का नाम रख दिया, जिस नाम से इनका यह एक टीम बन गई। और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर की तीसरी पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।